सुनो भक्तजनों, कृपया ध्यान दें। आज की कथा सुने ना, आज की कथा उस पुराने अध्याय से शुरू नहीं होगी। कल जहां अध्याय छोड़े हुए थे आज वहां से शुरू नहीं करेंगे, खास रीजन है इसका ना। कल हम लोग छोड़े थे कहाँ पर, एक लेमा प्रूफ किए थे। लेमा प्रूफ करने के बाद हेडिंग पड़ी हुई थी चेंज इन द कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो कोफिशिएंट होगा उसमें बदलाव करना था। दो तरह के कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आते हैं। पहला, जैसे मैक्स जेड लिखा गया, मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 प्लस सो ऑन प्लस cnxn। कल भी यही बता करके छोड़े देते। अगर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखा गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के पास जो वेरिएबल होते हैं उनको डिसीजन वेरिएबल कहा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान डिसीजन वेरिएबल दो हिस्से में ब्रेक हो जाते हैं। एक वो बचते हैं जो बेसिस में मौजूद होते हैं और एक वो बचते हैं जो बेसिस से बाहर रह जाते हैं। कब? ऑप्टिमैलिटी कंडीशन पर। तो जो बेसिस में आ गया उसको हम कहेंगे सीजे बिलोंग टू द बेसिस। सीबी कह दिया, ठीक है। सीबी किसका कॉलम होता था? सीबी कॉलम था कोफिशिएंट का बेसिक वेरिएबल का। तो हम उन सीजे की चर्चा कर रहे हैं जो बेसिक वेरिएबल बन चुके हैं, उन कोफिशिएंट को ले रहे हैं। अच्छा, फिर वो होंगे जो कि अब बेसिक वेरिएबल नहीं बने हुए हैं, तो उनका कोफिशिएंट सीबी के कॉलम में नहीं आएगा, हाँ या ना। लेकिन ये सारी चर्चा आगे बढ़ेगी तो हमको कुछ मैट्रिक्स नोटेशन की जरूरत पड़ेगी, और ये मैट्रिक्स नोटेशन सिंप्लेक्स मेथड वाले चैप्टर में पढ़ा जाता है, हमने नहीं पढ़ाया। उसका खास रीजन था, हम इसको हर बार इसीलिए रोक करके रखते हैं क्योंकि जब सेंसिटिविटी शुरू होती है तो हम पूरा वो अलजेब्रा, जब इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं और कैसे इनवर्स निकालते हैं, डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी क्या है, वो अलजेब्रा हम यहाँ के लिए रोक लेते हैं। तो एक रफली आइडिया दे रहे हैं उसी अलजेब्रा का जिसका यहाँ पर इस्तेमाल होने वाला है। ठीक, एक काम करना, चाहे जहां है वहीं पर, वैसे वहां पर सही नहीं पड़ेगा, तो जिस कॉपी में लिख रहे हो उस कॉपी के पीछे के 3 पन्ने कुर्बान कर दो, हाँ या ना। जहां लिख रहे हो उसी कॉपी के पीछे 3 पन्ने कुर्बान कर दो। और ये पूरी थ्योरी सिंप्लेक्स मेथड की है, तो सिंप्लेक्स मेथड से ही इसको जोड़ेंगे ला करके। पहले वो लिखाते हैं फिर इसमें लौट करके आते हैं। आई बातें समझ में? क्योंकि अगर हम ये नहीं लिखाएंगे थोड़ी देर बाद तुमको खुद ही पता चलेगा कि होने क्या वाला है, अभी सब गड़बड़ होने जा रहा है। चलो लिखने की शुरुआत करते हैं। हाँ चलो बोलें, कॉपी पलटे सब लोग, अपनी अपनी कॉपी को पलटो और पीछे के 3 पन्ने मुझको जानिए, पढ़ करके नहीं, तुम्हारे पास, ठीक, 3 पन्ने लिखना। हेडिंग आल्सो सम डेफिनेशन एंड नोटेशन। एकदम पीछे देखो हम बता दे रहे हैं, ये है, ऐसे दिखा दे रहे हैं कितना है ना, ये है, इसके पीछे ये है, ये है, कितना ही है। देखो 1 2 और ये 3, इतने के लिए जितना पेजेस चाहिए अपने हिसाब से उतना देखना। आई बात समझ में? हाँ, बहुत शॉर्ट करके इतने में समेट दिए, किताब वाले तो बहुत भारी भरकम दिए हुए हैं, समेट दिए इतने में। चलो हेडिंग आलो सम डेफिनेशंस एंड नोटेशंस। सम डेफिनेशन एंड नोटेशंस। Some definitions and notations। हाँ, जहां अब तक लिखा है वहां नहीं लिखना है, उससे हट करके लिखना है, क्योंकि वहां जो थ्योरी हम लोग जानेंगे उसी का यहाँ पर हम सीधे इस्तेमाल करने वाले हैं। चले लिखना, कंसीडर, देखो कंसीडर maximize z is equal to cx subject to constant, subject to ax is equal to वेक्टर b, ठीक। और जहां पर वेक्टर x जो आपका है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। कंफ्यूज मत होना, ये सब मैट्रिक्स के नोटेशन में लिख रहे हैं, पहले भी समझाए थे फिर समझाते हुए चल रहे हैं। प्रॉब्लम हमारी थी मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस cnxn, हाँ या ना। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट क्या लिखते थे? सब्जेक्ट टू कांस्टेंट लिखा जाता था a11x1 प्लस a12x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a1nxn इज इक्वल टू b1, हाँ या ना। इसके बाद इक्वल करेंगे
लेस देन आर इक्वल टू b1। अगला क्या होता था, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस a2n xn लेस देन आर इक्वल टू b2। और इस तरह चलते चलते लास्ट में हम लोग क्या लिखते थे, am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस amn xn लेस देन और इक्वल टू bm। याद आया? जब इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो मैट्रिक्स में अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू, पहले तो रो वेक्टर कौन सा होता था, c1 c2 सो ऑन cn, और यहाँ पर एक कॉलम वेक्टर होता था x1 x2 सो ऑन xn। जरा दोनों का प्रोडक्ट लगाओ, क्या यही आएगा कि नहीं आएगा, पहले भी ऑलरेडी बता चुके हैं, हाँ या ना। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल C, और ये रो वेक्टर है। किताबें क्या करती हैं, बोल्ड फेस लेटर लिखती हैं, वो इसको डार्क ब्लैक कर देंगी, अपने लोग नहीं लिख सकते, तो अब अपने लोगों को ना कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। या तो आप इसके ऊपर वेक्टर लगा दो, रो वेक्टर है तो आप लगा सकते हो, और इसको क्या लिख देंगे, कैपिटल X कॉलम वेक्टर, हाँ या ना। और कहा जाता है जितने डिसीजन वेरिएबल है नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हैं, तो ये जो x है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जो जीरो लिखा जाता है ना, ये सिंपल जीरो नहीं होता, ये क्या होता है, जीरो वेक्टर होता है, हाँ या ना। ये बातें समझ आ रही हैं, क्योंकि ये नहीं कनेक्ट होगा तो आगे भूल जाओ, सेंसिटिविटी एनालिसिस कुछ आने वाला है, आगे नहीं आएगा, तय बात है, डरना मत, मतलब हम है आएगा, अपने होने पर हम शक करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये हुआ, एक को लिखेंगे c, एक को लिखेंगे x। इसके बाद बारी आती है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट STC। सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में क्या करते थे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते थे। कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होती थी, a11 a12 सो ऑन a1n a21 a22 सो ऑन a2n, इस तरह चलते हुए am1 सो ऑन am2 सो ऑन amn, यही होता था कि नहीं। और फिर यहाँ पर अपने पास कौन होते थे, डिसीजन वेरिएबल x1 x2 सो ऑन xn, ये लिखा जाता था, और r लेस देन r इक्वल टू कॉलम वेक्टर b1 b2 सो ऑन bn लिखते थे कि नहीं, याद आया। इसी को लिखा गया है क्या, कैपिटल A, और ये आपका कॉलम वेक्टर x, ये आपका भी और नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस। किसी को इतने में कोई तकलीफ है नहीं, चलो सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। अब सुनो, आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर तुमने लीनियर अलजेब्रा थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, जिस पे थोड़ा सा शक भी हो सकता है, ठीक, तो वहां पर अगर कोई मैट्रिक्स ऐसे लिखी गई है a11 a12 सो ऑन a1n a21 a22 सो ऑन a2n सो ऑन am1 सो ऑन am2 सो ऑन amn, ये लिखा गया मैट्रिक्स। इसका जो पहला कॉलम होता है, पहला कॉलम, उसको हम लोग एक स्टैंडर्ड नोटेशन दे सकते हैं। ये तो पहला कॉलम अगर केवल देखो तो क्या वो एक कॉलम वेक्टर है कि नहीं है, हाँ है ना। और वो पहला कॉलम कॉलम वेक्टर है, तो इतनी बड़ी मैट्रिक्स लिखने की बजाय हम बड़े आसानी से इसको लिख देते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, इस पूरे को एक वेक्टर से रिप्लेस कर दो, और वो वेक्टर हो गया वेक्टर a i, सॉरी वेक्टर a1 i j नहीं, केवल वेक्टर a1 i j नहीं, पूरे को एक कॉलम वेक्टर पे रखें। तो पहला कॉलम है, तो पहले कॉलम के लिए यहाँ सफिक्स क्या लगा दिया, a1, और चूंकि कॉलम वेक्टर है तो क्या लगा दिया, ऊपर वेक्टर लगा दिया, क्लियर है। दूसरे वाले कॉलम को क्या लिख देंगे, वेक्टर a2। इस तरह चलते चलते लास्ट का कॉलम क्या होगा, an हुआ, हाँ या ना। जहां पर अगर कोई मेरे से पूछे कि बताओ ये वेक्टर aj जो तुमने लिखा ये एक्चुअल में है क्या, तो दिमाग में आना चाहिए सफिक्स क्या लगा है, j, तो चौथा कॉलम होगा jth कॉलम, लेकिन कॉलम बदलने वाला नहीं है, रो हर बार बदलेगी, एग्जैक्टली रो है m, तो इसका मतलब वेक्टर aj क्या होगा, वेक्टर aj होगा a1j a2j सो ऑन amj, हाँ या ना। इत्मीनान से समझो कि बहुत जरूरी चीज है, ये सब नहीं आया तो मान के चलो सेंसिटिविटी बेकार हो जाएगी तुम्हारी। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, अभी तक कुछ कर नहीं रहे। एक लड़का मोहल्ले का है और दुनिया उसको चिंटू 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 बुलाती है, एक आदमी कहता है चिंटू वहीं आओ, अब वो चिंटू चिंटुआ हो गया। तो आप नामकरण संस्कार करो, जो मर्जी आप वो कर सकते हो ना, तो अपने लोग कुछ और नहीं करें। इतनी बड़ी मैट्रिक्स को डील करने की बजाय उसको बड़े छोटे छोटे पर डील कर रहे हैं। जो पहला कॉलम वेक्टर है उतनी भारी भरकम चीजें ना लिख रहे, मैंने केवल और केवल एक चीज लिखी है, वेक्टर a1। कोई पूछे ये वेक्टर a1 क्या है, तो जवाब होगा वेक्टर a1 इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर कितने का, m क्रॉस n का। और ये मैट्रिक्स बनी किससे है, कोफिशिएंट की वजह से बनी है, हाँ या ना।
हम बहुत इत्मीनान से पढ़ा रहे हैं, मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं है, समझ में आया? वो अलग बात है कि तुम्हारी स्कीम आ चुकी है, 15 तारीख से तुम्हारा एग्जाम होने वाला है, नहीं पता तुम लोगों को? चेक कर लिया करो कभी कभी, 15 तारीख से तुम्हारी स्कीम आ चुकी है। बच्ची कलियां समझ आई हुई है, नहीं चेक किया तुम लोग? चेक करो एमएससी की स्कीम आई है, चेक करो। सर लोग कहे 1 महीने बाद होगा। 1 महीने बाद से क्या 15 तारीख से एग्जाम लगा पड़ा, तुम लोग 1 महीने बाद कह रहे हो? ये तो साफ कर दो। हाँ, बीएससी फाइनल वालों को 15 तारीख से एग्जाम आया है, वो अलग बात है, आज 1 अप्रैल है, वो अलग बात है, आज 1 अप्रैल है, तो हम अच्छा वापस, अच्छा बात तुम लोग मान के चलो, नाम की चीज पहले कॉलम को क्या लिखा? वेक्टर ए वाले पहले कॉलम को सुनो, आप इधर ध्यान दो, पहले कॉलम में एग्जैक्टली कितनी एंट्री भरी गई हैं? कितनी एंट्री हैं? m। और ये बताओ, अगर आप 2D से वेक्टर उठाओ, 2D से लीनियर अलजेब्रा से जोड़ रहे हैं, अरे हम जान रहे तुम लोग लीनियर अलजेब्रा में ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते हो, तो ऊपर आओ डाउनवर्ड से। ये बताओ 2D से एक वेक्टर उठाए, 2D से मैंने लिया 2,3, हाँ या ना? 2D का है कि नहीं? 2D के पॉइंट को चाहे तो ऐसे लिखो, चाहे तो कॉलम वेक्टर के फॉर्म में लिखो, ये 2,3, हाँ या ना? तो इसका मतलब साफ है कि अगर ऐसा कोई कॉलम वेक्टर लिखा गया है तो वो किस दुनिया से बिलोंग करेगा? R2 से बिलोंग करेगा। आई बात समझ में? अगर हम इसी को ले लें 3, 2, 1, तो ये 3D स्पेस का होगा, R3 से बिलोंग करेगा, मतलब जितनी एंट्री है उसी डायमेंशन के वेक्टर स्पेस से बिलोंग करेगा, हाँ या ना? कितनी एंट्री है? m, तो ये कहां से बिलोंग करेंगे? Rm से बिलोंग करेंगे। आई बात समझ में? इसका मतलब सुनो, लीनियर अलजेब्रा में तीसरे चैप्टर में आ रहे हैं डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी, और दूसरे चैप्टर में जा रहे हैं बेसिस एंड डायमेंशन। नहीं, दूसरा चैप्टर है डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी और तीसरा चैप्टर है बेसिस एंड डायमेंशन। ये बताओ, जितने वेक्टर इंडिपेंडेंट होते थे वही वेक्टर मिल करके क्या बेसिस बनाते थे कि नहीं बनाते थे? वही बनाते थे। जैसे मेरे पास 2D का एक वेक्टर है 1, 0 और दूसरा मेरे पास कौन सा है 0, 1। हम चाहें तो 3D का कोई भी वेक्टर केवल इन्हीं दो की मदद से बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? जैसे कोई मेरे से कहे कि आप 3,4 को बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? पहले में कितने का मल्टीप्लाई? 3 का, अब दूसरे में कितने का? 4 का। क्या 3,4 बनेगा कि नहीं? लीनियर स्पैन की थ्योरी याद आ रही है? लीनियर अलजेब्रा स्पैनिंग सेट भूल गए ना? भूले पड़े हो? कितने लोगों को याद है स्पैनिंग सेट? हाथ ऊपर करो। थोड़ा थोड़ा, इतना डीप पढ़ाने के बाद थोड़ा थोड़ा याद है ना? सही है, कुछ नहीं, खैर परेशान ना हो, नहीं याद है वो भी चलेगा। बताओ अब कितना सीधा मास्टर खोलोगे, कह रहे नहीं याद है वो भी चलेगा, इसलिए सीधे है ना? नहीं याद एग्जाम नहीं लिख पाओगे और क्या चलेगा? चलो इधर जाओ, सुनो, आपके पास जो कॉलम होते हैं बेसिस बनाने की प्रॉपर्टी क्या होती है? बेसिस के लिए शर्त बताओ। बेसिस के लिए बेसिस की शर्त क्या होती है? सबसे पहले जिस सेट को बेसिस बनना है वो सेट परफेक्टली लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब उस सेट में जितने भी मेंबर मौजूद हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करने चाहिए। नो एनी मेंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय द हेल्प ऑफ अदर मेंबर, हाँ या ना? बेसिस के लिए खास बात होती है, लोग एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, लोग एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इसका केवल एक मतलब होता है हमको तुमसे कोई काम ही नहीं पड़ेगा, हमको तुमसे कोई काम नहीं पड़ेगा, तो तुम ताउम्र पूरी जिंदगी ये नहीं कह सकते तुम्हारा फला काम हमने किया हुआ था, और जब कह नहीं पाए तो हम तुम्हारा लीनियर स्पैन नहीं है। जैसे जो इस क्लास में बैठ करके एक दिन भी पढ़ लिया वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है मुझसे, वो मेरे ऊपर डिपेंड हो चुका था, क्योंकि एक दिन भी अगर उसने पढ़ा तो मेरे से कुछ ना कुछ सुना होगा, और जो कुछ ना कुछ सुना होगा कभी ना कभी लाइफ में उसका कभी इस्तेमाल तो कर ही लिया होगा। एग्जाम टाइम उसको एक बात तो याद ही आ गई, उन्हें प्लस वन तो पढ़ाते रहे, काज निकाह पढ़ाते रहे, हमका पता ना लगा, उतने पर ही वो मेरे लीनियर स्पैन में चला आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी सेट में रखे गए वेक्टर एक दूसरे की हेल्प से नहीं बनाए जा सकते, किसी सेट में रखा गया कोई भी वेक्टर उस सेट में मौजूद बाकी वेक्टर की मदद से नहीं बनाए जा सकते, तो पूरा का पूरा सेट कैसा होगा? इंडिपेंडेंट होगा। एक बात। दूसरी बात, अगर वेक्टर्स की संख्या पर्याप्त है
अगर वेक्टर्स की संख्या पर्याप्त है और ये वेक्टर आपस में इंडिपेंडेंसी का रिलेशनशिप रखते हैं तो ये उस वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस का काम करेंगे। बेसिस का मतलब है आधार का काम करेंगे, यानी उस वेक्टर स्पेस का कोई भी मेंबर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की वजह से बनाया जा सकता है। जैसे मेरे पास 2D का बेसिस होता है 1001, सबसे स्टैंडर्ड बेसिस 2D का है। 3D का बेसिस क्या होता है 100, 010, और 001। Any vector of the three dimensional geometry can be constructed by help of these three vector। हाँ या ना? 3D का कोई भी पॉइंट केवल इन्हीं तीन की मदद से बनाया जा सकता है, सही बात है। लेकिन अब अगर हम तुमसे कहें कि 3D का कोई भी वेक्टर केवल और केवल 100 और 010 की मदद से बनाओ तो क्या बना सकते हो? बना सकते हो? नहीं बना सकते। ये तुमको कौन देगा? इनका लीनियर कॉम्बिनेशन तुमको केवल x के प्लेस पर देगा और y के, z का प्लेस हमेशा क्या रहेगा 0। मतलब अगर आप इनसे कोई मेंबर बनाना भी चाहोगे तो या xy प्लेन का ही मेंबर बनेगा, z का कोई मेंबर आपके पास मौजूद नहीं है। जबकि ये सेट क्या है Li, फिर भी ये 3D को नहीं बना पा रहा, मतलब R3 को नहीं बना पा रहा। क्यों? क्योंकि सफिशिएंट यहाँ पर मेंबर्स नहीं है। आज मेंबर्स कितने हो गए? इनसफिशिएंट हो गए। आई बातें समझ में कि नहीं? सेम कंडीशन इनके साथ। किसी मैट्रिक्स को जब लिखा जाता है तो इस मैट्रिक्स में या तो सारे के सारे कॉलम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं और या तो कुछ कॉलम डिपेंडेंट होते हैं और कुछ कॉलम क्या हो जाते हैं? इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं? अब शुरुआत कर रहे हैं। तो ये जो लिखा गया Ax = वेक्टर b, इसमें कैपिटल A आपको दी गई ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और मेरा सारा का सारा किस्सा इसी कोफिशिएंट मैट्रिक्स पर होता है। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जो पहला कॉलम मौजूद है अपना, उस पहले कॉलम को शॉर्ट में हम केवल और केवल A1 लिख देते हैं, केवल वेक्टर A1। दूसरे वाले कॉलम को क्या लिखते हैं? A2, तीसरे वाले को A3 और लास्ट वाले को AN। लेकिन ये याद रखना, ईच वेक्टर AJ मस्ट बी द मेंबर ऑफ Rn। वो किसका मेंबर होगा? Rn। क्लियर है इतनी बातें? चलो शुरुआत करें। लिखना डिनोट द jth कॉलम ऑफ, लिखो डिनोट द jth कॉलम, डिनोट द jth कॉलम, denote the jth column of m cross n matrix, m cross n matrix capital A by vector AJ, by vector AJ, जहां पर j कौन है 1 2 up to so on n। कितने कॉलम है आपके पास? टोटल n कॉलम। पहला कॉलम वेक्टर A1, दूसरा कॉलम वेक्टर A2 और लास्ट वाला कॉलम कौन हो गया? वेक्टर AJ हो गया। लिखना नाउ कहां पर m तक जाएगा, n तक नहीं जाएगा। कॉलम बच्ची कॉलम तो कॉलम एग्जैक्टली कितने हैं? n। कॉलम एग्जैक्टली कितने? n कॉलम। गए काम से तुम लोग? हो गया। आज बर्डन बहुत ज्यादा है ना, हम जान रहे तुम्हारे ऊपर प्रेशर है। कल एक दिन संडे है और सारी मैनेजमेंट देखने हैं। A13 so on A1N, A21, A22, A23, A2N। मेरी तरह घर वालों ने नाम अनवर थोड़ी रखाया है ना, आरजू नाम रखाया है, आरजू ना। इनको आरजू ये है कि किसी तरीके से पार्टी सही सलामत फेयरवेल हो जाए। A31, A32, A33 so on A3N so on AM1, AM2, AM3 so on AMN। रो की संख्या पहला सफिक्स बताएगा तो एग्जैक्टली कितनी रो? m। और कुल कितने कॉलम हुए? n। तो मेरे पास कॉलम की संख्या कितनी है? n। तो अगर मैंने कॉलम को लिखा, पहला कॉलम वेक्टर A1 लिखा, दूसरा कॉलम वेक्टर A2 लिखा, तीसरा कॉलम वेक्टर A3 लिखा, तो jth कॉलम को क्या लिखें? वेक्टर AJ। और कितने कॉलम हैं टोटल? n। तो j वेरी करेगा 1 से लेके कहां तक? n तक। अभी क्लियर हुआ? हाँ, नहीं समझोगी तो पता चलेगा फिर मेरा पढ़ाना बेकार गया। अब आप पढ़ाएं और ना समझ में आए ऐसा? अरे ये तो उनसे पूछो जिनका मेरा पढ़ाया कुछ नहीं समझ में आता है। हाँ तो हम आप अपनी बात कर रहे हैं ना। और
देखो ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं ना, ये मास्टर तो चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं। नहीं सर। कितना मस्त पढ़ाते हैं आप, कितना awesome। देखना सर आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आपको कैसे हम लोग झाड़ चढ़ा सकते हैं? रुक जाओ, बाद में नाउ फॉर्म M cross M मैट्रिक्स, M cross M नॉन सिंगुलर, इतना भी पॉपुलर नहीं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई सुन नहीं करती। किया तो तुमने सही काम, लेकिन तुम गलत बताएंगे। नहीं तुम हंसी नहीं, तुमने एक गलती कर दी ना। मेरे को डिपार्टमेंट से लेकर के कहीं तक भी कोई भी बाहर खड़ा होकर के कभी बुलाएगा नहीं, कभी नहीं बुलाएगा। नाउ फॉर्मेट M क्रॉस M नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मेरा टास्क क्या होता है? टास्क सुनो क्या है। टास्क अपना ये होता है ना, अरे मेरी बात तो सुनो। M क्रॉस M की कौन सी मैट्रिक्स बना रहे हैं भैया? मेरे बेसिस बनाओगे, बेसिस बनाओगे। बेसिस कैसे बनाओगे? बेसिस कैसे बनाओगे? बेसिस बनाने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास होनी चाहिए। ठीक, सुनो जरा ध्यान देना। ये मैट्रिक्स तुम्हारी कितने की है? M क्रॉस M। ठीक, इसके बाद तुम्हारे पास जैसे इक्वेशन दिए जाते थे तो तुम उसमें क्या मर्ज करते थे? तो उसमें वेरिएबल मर्ज करते थे, कौन से? स्लाइक या सरप्लस? 3 इक्वेशन है तो कितने वेरिएबल मर्ज करते थे? 3। स्लाइक या सरप्लस आते थे या आर्टिफिशियल आता था? तो जैसे S1 आया, S2 आया। अगर 3 इक्वेशन है, हम कह रहे हैं वेरिएबल चाहे जो मर्ज हो मेरे को देखना ही नहीं, वेरिएबल चाहे जो मर्ज हो मेरे को देखना नहीं है। ये बताओ सोच करके, मेरे इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन को जब बनाया जाएगा तो उस इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन में बेसिस में कितने वेरिएबल जाएंगे? एग्जैक्टली 3। हाँ है ना? क्योंकि पहला इक्वेशन बराबर करके कुछ, दूसरा इक्वेशन बराबर करके कुछ, तीसरा इक्वेशन बराबर करके कुछ। हाँ है ना? बराबर के ठीक इधर लेफ्ट साइड में मौजूद पहला वेरिएबल बचा लिया जाता है और बाकी सबको सेट कर दिया जाता है कितना? 0। प्रोसेस याद आ रहा है पुराना? तो अगर यहाँ S1 होगा, यहाँ S2 होगा, यहाँ S3 होगा, तो बेसिस में कौन कौन गया? S1, S2 और S3। 3 लोग गए कि नहीं गए? और जब S1, S2, S3 3 लोग गए तो मैट्रिक्स बनेगी 3 क्रॉस कितने की? आई बात समझ में? तो अभी इसका कोई और लेना नहीं, हम ये कह रहे हैं नाउ फॉर्म। अब बनाते हैं, क्या बनाते हैं? M क्रॉस M कैसी मैट्रिक्स बना रहे हैं? नॉन सिंगुलर। पता है नॉन सिंगुलर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो होती है उसका डिटरमिनेंट क्या होता है? नॉन जीरो। जिन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है वो कैसी होती है? इनवर्टिबल। और इनवर्टिबल मैट्रिक्स के जितने कॉलम होते हैं वो सब क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। इनवर्टिबल मैट्रिक्स के जितने कॉलम होते हैं वो सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, और वो अगर इंडिपेंडेंट है तो बेसिस बनाने के लिए तलाश किसकी? इंडिपेंडेंट लोगों की। तो इसीलिए मेरी तलाश किसकी तरफ होगी? M क्रॉस M के नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की तलाश होगी। आई बातें समझ में? ये काम होगा। अभी पूरी तरह से लीनियर अलजेब्रा चल रही है, OR तो छोड़ ही नहीं है अभी साथ में। लिखना नाउ फॉर्मेट M क्रॉस M नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैपिटल B। वो जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगी ना उसको कैपिटल B से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो आपकी बेसिस मैट्रिक्स होती है। कॉल्ड द बेसिस मैट्रिक्स, called the basis matrix, whose column vectors are m numbers या m numbers of linearly independent of n linearly independent columns। और ये सभी के सभी कॉलम सिलेक्ट कहां से किए जाएंगे? कैपिटल ए से सिलेक्ट किए जाएंगे। कॉलम्स सिलेक्टेड फ्रॉम कैपिटल ए, सिलेक्टेड फ्रॉम कैपिटल ए, ये कैपिटल ए से सिलेक्ट किए जाते हैं एंड रीनेम्ड और फिर से इनको रीनेम्ड किया जाता है, यानी लिखा जाता है रीनेम्ड एज
वेक्टर बीटा 1, घबराना मत, हम समझा रहे हैं, वेक्टर बीटा 2 अप टू सो ऑन वेक्टर बीटा n। टेंशन ना लो, बताते हैं। अरे नहीं, कोई टेंशन ले ले कहे अभी पता नहीं क्या लिख रहे हैं, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा। पहले हम ऐसे करते थे ना, जीवन से पढ़ाते, और कभी कभी एक आध टॉपिक ऐसा तो मेरे ऊपर से निकलता था, तो पढ़ाते पढ़ाते उस टॉपिक को लिख देते ना, हम कह रहे हैं अब हमारे कुछ ना समझ में आएगा। और बस वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था, फिर मेरे को सही नहीं समझ में आता था तब तक, जब तक हम घर पे बैठ के 2-4 घंटा उसको देते नहीं थे तब तक। हाँ क्या कहे, क्या नहीं, अरे गणित में बहुत कुछ होता नहीं समझ में, तुमको भी बहुत कुछ नहीं समझ में आएगा गणित में। ऐसा नहीं कि गणित में बहुत कुछ ना समझ में आए, पूरी गणित ऐसी है ना जो मकड़ जाल है, मकड़ जाल। ना जाने कितनी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको ओवर द पीरियड ही समझ में आती हैं, इनिशियल में नहीं समझ में आती हैं। और कोई ये कहे शुरू में ही कि मेरे को पूरा समझ में आ गया, तो समझ लो उसके ऊपर के माले में कुछ ना कुछ हिल गया है। अगर कोई ऐसा कहता है, सुनो, जैसे आपको एक मैट्रिक्स लिखी जाए, कैपिटल समझना, रैंक निकालना जानते हो ना, मैट्रिक्स की रैंक निकालना नहीं, हम कह रहे हैं मैट्रिक्स की रैंक निकालना जानते हो कि नहीं? ना, कैसे निकालते हैं? इक्लान फॉर्म में कन्वर्ट करके। इक्लान फॉर्म वो रास्ता होता है जो आपको ये बताता है कि आपके मैट्रिक्स में टोटल कितने इंडिपेंडेंट कॉलम मौजूद हैं, वही वो रास्ता होता है। वो जब रैंक देता है ना, तो जिन जिन कॉलम में पाइवॉट आते हैं, जिन जिन कॉलम में पाइवॉट आते हैं, वही वही कॉलम इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसा मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं, मान लो मैंने मैट्रिक्स ले ली, कैपिटल A इज इक्वल टू, ये मान लो मैट्रिक्स है, ठीक। अब सामने वाले ने कहा इस मैट्रिक्स की रैंक बताइए, या उसने ये कहा कि ये जो मैट्रिक्स आपके सामने लिखी गई, इस मैट्रिक्स में पता कीजिए कौन कौन से या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम कितने आपको मिलेंगे, क्या 4 के चारों कॉलम इंडिपेंडेंट है या 4 से कम कॉलम इंडिपेंडेंट है, और उनको चुन करके एक मैट्रिक्स को तैयार कीजिए। तो देखो कैसे करेंगे, दिस इज इक्विवेलेंट, इसके ऊपर रो ऑपरेशन लगाएंगे, सबसे पहली एंट्री को बचाओ और इसके नीचे वाले को क्या कर दो, 0 कर दो। तो मेरे को पता है ये कितना है 2, ये कितना 3 और ये कितना 4। यहाँ ऑपरेशन लगाते हैं कि R2 goes to R2 minus 2 times of the R1, पहला काम। दूसरा हम लोग करते हैं R3 goes to R3 minus 3 times of the R1, फिर अगला R4 goes to R4 minus 4 times of the R1। यही काम किए। तो पहला तो हुआ 1 2 3 4 और कितना 5, 2 1 के 2 में से 2 गए 0, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1, 2 3 6 7 में से 6 गए 1, 2 चौके 8 1 9, 2 पंचे 10 11। ये हुआ अगला 3 1 के 3 0, 3 दूनी 6 0, 3 त्रिका 9 0, 3 चौक 12 0, और इधर से 3 पंचे 15 1 16, और लास्ट वाला 4 1 के 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। अब गौर करना, पाइवॉट मिला, इधर पाइवॉट मिला, इधर पाइवॉट मिला। पाइवॉट का मतलब होता है नॉन जीरो रो में लीडिंग एंट्री, मतलब जो लेफ्ट मोस्ट पहली नॉन जीरो एंट्री होती है वो हमारी कौन होती है, वो पाइवॉट बनती है, ठीक। और जिन कॉलम में मौजूद होती है वो कॉलम क्या बनते हैं, पाइवॉटेड कॉलम बनते हैं। जो पाइवॉटेड कॉलम आपके होते हैं ये आपके इंडिपेंडेंट कॉलम होते हैं। ये बताओ टोटल कितने पाइवॉट आए, 3। मैट्रिक्स में टोटल कितने कॉलम मौजूद थे, 5 कॉलम। टोटल कॉलम कितने थे, 5, लेकिन 5 में से केवल 3 कॉलम ही क्या हुए, इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 इंडिपेंडेंट कॉलम मिलकर के जिस कॉलम स्पेस को बनाएंगे उस कॉलम स्पेस की जो डायमेंशन होगी, उस कॉलम स्पेस की डायमेंशन कितनी होगी, 3। मैट्रिक्स की रैंक एक्चुअल में जो बताती है, जो मैट्रिक्स की रैंक है, मैट्रिक्स की रैंक केवल एक नंबर भर नहीं है, मैट्रिक्स की रैंक एक कॉलम स्पेस की डायमेंशन को बता रही है। कॉलम स्पेस किसको कहते हैं, वो स्पेस जो कॉलम के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनता है।
कॉलम के लीनियर कॉम्बिनेशन, एवरी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन आप इकट्ठा करते रहो वो आपका स्पैनिंग सेट बनता है। अब सोचो मेरे को ये पता चल गया पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और पांचवा कॉलम इंडिपेंडेंट हो गया आपस में, और बाकी अगर आप इन दोनों को भरते हो तो इन कॉलम्स के बीच में कोई ना कोई रिलेशन जरूर निकल करके आ जाएगा। तो कोई ये कहना कि जाओ इंडिपेंडेंट वालों को खोज करके लाओ, तो पता है क्या करेंगे, अब एक सेट बनाएंगे। पहले में पाइवट आया ना, तो मैट्रिक्स से पहला वाला कॉलम उठा लो। पहला कॉलम क्या होगा, 1 2 3 4 चेक कॉमन। दूसरा है तो दूसरा वाला कॉलम उठा लो, कितना 2 5 6 और 8, और फिर कौन सा है लास्ट वाला, तो लास्ट वाला कॉलम उठा लो 5 11 16 और कितना 20। ये जो तीन लोग निकल करके आए ना, ये आपका इंडिपेंडेंट सेट है, और ये इंडिपेंडेंट सेट इनकी जो मर्जी वो लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करो, जो मर्जी वो लीनियर कॉम्बिनेशन, ये एक वेक्टर स्पेस को बनाते हैं, और इसी वेक्टर स्पेस को कॉलम स्पेस कहा जाता है। इस वेक्टर स्पेस को क्या कहेंगे, कॉलम स्पेस। अब ये किसका सब स्पेस होगा, अगर ये पूछ रहा है ये किसका सब स्पेस होगा, तो गिनो इसके अंदर एंट्री कितनी है, 4। तो 4 एंट्री वाला वेक्टर जुड़ेगा तो किसको बनाएगा, 4 एंट्री वाले वेक्टर को। अब 4 एंट्री वाले वेक्टर जिस दुनिया में बिखरे पड़े होते हैं वो कौन होती है, R4। लेकिन R4 की खुद की डायमेंशन कितनी होती है, R4 की डायमेंशन 4, और इनसे जो बनेगा उसकी कितनी होगी, 3। तो ये R4 जो आपका 4 डायमेंशनल स्पेस होगा उसका कोई एक छोटा सा पार्ट होगा। R4 जो आपका 4 डायमेंशनल स्पेस होगा उसका एक छोटा सा पार्ट होगा, और इसको बोलेंगे कॉलम स्पेस। लेकिन R4 की निगाह में देखेंगे तो R4 का सब स्पेस कहलाएगा, और इसकी डायमेंशन कितनी चढ़ेगी। आई बात है समझ में, क्लियर हुआ कुछ, ठीक। तो अब हम यही कर रहे हैं, ये जो पहला कॉलम मैंने सेलेक्ट किया ना, पहला कॉलम, इसको नया नाम देंगे, तुम्हारा आज से नया नाम होगा वेक्टर बीटा। पहला कॉलम वेक्टर बीटा, इसको नया नाम देंगे तुम कॉलम वेक्टर बीटा 2, और इसको नाम दे देंगे वेक्टर बीटा 3। तो यहाँ क्या लिखा गया, यहाँ लिखा गया कि जो आपकी मैट्रिक्स कैपिटल ए बनी हुई थी, नाउ फॉर्म एन m क्रॉस m नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैपिटल बी कॉल्ड द बेसिस मैट्रिक्स। अब आप एक m क्रॉस m की नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनाइए। नॉन सिंगुलर का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका हर कॉलम क्या होगा, li होगा, सारे के सारे कॉलम इंडिपेंडेंट है। और कहें कि आप, अच्छा ये जो मैट्रिक्स हम बना रहे हैं ये कैपिटल ए के कॉलम में से ही तो चुन करके बनाए जाएंगे, तो क्या जरूरी है कि कैपिटल ए का पहला कॉलम चुना ही जाए, कोई जरूरी है, क्या पता पहला कॉलम पूरा 0 चढ़ गया हो, क्या जरूरी है कि पांचवा कॉलम चुना ही जाए। तो आपको पता नहीं है कि आप कौन सा कॉलम चुनोगे और कौन सा छोड़ोगे, ये अंडर द प्रोसेस काम है। आप जब रैंक अप्लाई करोगे, आप रो ऑपरेशन अप्लाई करोगे, तब आपको पता चलेगा। जैसे अभी देखना, यहाँ पर क्या किया मैंने, क्या पहला कॉलम चुना है, पहला कॉलम चुना, हाँ क्योंकि उसमें पाइवट आया था। क्या मैंने दूसरा कॉलम चुना, हाँ क्योंकि उसमें पाइवट आया था। क्या मैंने तीसरा चुना, नहीं क्योंकि उसमें पाइवट नहीं आया था। लेकिन नामकरण संस्कार में सीरियल से दोगे तो पहला कॉलम जो चुना उसको क्या कहे, बीटा, जो अगला कॉलम चुना उसको क्या कहे, बीटा 2, और जो अगला कॉलम चुना उसको क्या कहे, बीटा 3। तो कैपिटल ए कितने क्रॉस कितने की, m क्रॉस n की, मतलब कितने कॉलम हैं, n कॉलम, उसमें से कितने चुनने हैं, m। तो क्या जरूरी है कि एक सीरियल से ही चुने गए होंगे, कहीं से भी चुन लिए जाएंगे। तो जब कहीं से भी चुने जाएंगे जो li होंगे वही चुने जाएंगे, तो उनको नया नाम देंगे। पहले कॉलम को भरेंगे तो उसको नाम देंगे वेक्टर बीटा 1, दूसरे को वेक्टर बीटा 2, तीसरे को वेक्टर बीटा 3, और कितने चुने हो, m, तो अगला बनेगा वेक्टर बीटा m। तो m क्रॉस m की एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपकी बन गई, जिसको आप कहोगे बेसिस मैट्रिक्स। आई बात है कुछ समझ में, कोई भारी भरकम काम तो नहीं हुआ, लिखा जाए। अपने हिसाब से हम बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं, बाकी तो तुम लोगों के ऊपर है कितना कैच कर पाते हो तुम लोग। मेरे को अभी बिल्कुल फिक्र नहीं कि हम सेंसिटिविटी के न्यूमेरिकल पर नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। हाँ, आर एन नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स लिखा गया, सेलेक्टेड फ्रॉम कैपिटल ए। ये सारे कॉलम कहां से उठाए जाएंगे, कैपिटल ए से, एंड रीनेम, और इनको फिर से नाम दे दिया जाएगा, रीनेम्ड एज वेक्टर बीटा 1, वेक्टर बीटा 2, वेक्टर बीटा n। तो सोचो मेरी बेसिस मैट्रिक्स क्या बनी, मेरी बेसिस मैट्रिक्स बनी, दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल B बेसिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू पहला कॉलम वेक्टर बीटा 1, दूसरा कॉलम वेक्टर बीटा 2, इस तरह से कितने कॉलम, वेक्टर बीटा m। हाँ या ना। लेकिन ये बताओ ये मैट्रिक्स कैसी है, स्क्वायर, ये मैट्रिक्स कैसी, स्क्वायर। तो अगर कॉलम की संख्या m रखे हो तो एंट्री भी कितनी रखनी पड़ेगी, m। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट कि या बीटा I वेक्टर बीटा I बिलोंग टू द
RM। वैसे तुम इसको ना लिखो ना तो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि जितने उठाए गए हैं कहां से उठाए गए हैं? कैपिटल ए से, और कैपिटल ए का हर कॉलम वेक्टर खुद कहां से है? तो इसके तो लोग उसी के सबसेट वाले हैं, हाँ है ना? तो आप इसको लिखो तो भी चलेगा, ना लिखो तो भी, नोट करो। और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेना। फर्स्ट कहां सर? 1 ये वाला ax + b, या कैपिटल ए को वन मानो, जो कैपिटल ए मैट्रिक्स बनाए थे वेक्टर a1 वेक्टर a2 एक कैपिटल ए नहीं बनाए थे, बने भी नहीं किए। अरे सुनो ये लिखो ना, दिस इंप्लाइज दैट, वो उसको लिखना नहीं किया, वेक्टर a1 वेक्टर a2 अप टू सो ऑन वेक्टर an, और इसको मानना बन बगल बगल लिख दिया। इसको हम इसीलिए रोक लेते हैं, कभी हम इसको सिंप्लेक्स में नहीं डालते, कभी इसको रोक लेते हैं, हमेशा सेंसिटिविटी के साथ लगाते हैं ना, तो तुरंत का पढ़ा तुरंत समझ में आता है। अब पता चले उधर पढ़ा करके छोड़ दिए हैं, आप शुरू करेंगे तो तुम लोग झूठे खाली खोपड़ी हिलाते हैं, हाँ सर जी याद है याद है याद है, हमें पता है कितना याद है, गड़गी अपनी भेड़ों को पहचानता है। लिखना the column of vector, the column of matrix B, the column of capital B form a basis, the column of capital B form a basis for Rm, और कैपिटल B के जो कॉलम होंगे ये Rm के लिए किसको बनाएंगे? बेसिस को बनाएंगे। अब अपने दिमाग से सोच करके बताना है, ठीक? एग्जाम्पल उठा रहे हैं, उसे एग्जाम्पल समझना। एक घर में टोटल 10 मेंबर है, एक घर में टोटल 10 मेंबर है, कमाने वाले केवल और केवल 4 लोग हैं, ठीक? घर की जितनी जरूरतें पूरी होंगी यही 4 लोग पूरा करेंगे, कोई और पूरा नहीं करेगा। तय हो चुका है, जितने फैसले घर के लेंगे 4 लोग होंगे, जितना कुछ काम करवाना होगा यही 4 लोग करवाएंगे। तो इसका मतलब ये 4, और इन 4 लोगों का आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये 4 लोग इंडिपेंडेंट हो गए कि नहीं? तो पूरे घर को स्पेंड करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? यही 4 लोग जिम्मेदार होंगे। अब ये बताओ, हमने ये कहा कैपिटल ए में से जो इंडिपेंडेंट कॉलम निकल करके आ गए उनको छांट करके मैंने मैट्रिक्स बना ली कैपिटल बी, उनको छांट लिया मैंने, इंडिपेंडेंट बाहर आ गए। क्या ये लोग जितने कॉलम लिखे गए हैं ये कैपिटल ए से ही आए हैं कि नहीं आए? तो जब ये कैपिटल ए में रहेंगे तो पूरा कैपिटल ए का कॉलम आपस में इंडिपेंडेंट रहेगा, और उसमें से इनको आपने निकाल दिया तो उधर जितने लोग थे वो लोग डिपेंडेंट थे। एवरी कॉलम वेक्टर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स कैपिटल ए, वर्डिंग सुनना, एवरी कॉलम वेक्टर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स कैपिटल ए कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स कैपिटल बी। सही या गलत? कुछ लोग शक्ति में आ गए, कुछ लोगों को शक्का तगड़ा। अंग्रेजी का मुख्य भाषा ही है, हम क्या करें? वेक्टर v1, वेक्टर v2, वेक्टर v3, वेक्टर v4, वेक्टर v5, वेक्टर v6, समझना है? 6 वेक्टर मैंने लिए, 6 में से 2 वेक्टर हम कह रहे हैं इंडिपेंडेंट है, वेक्टर v1 और वेक्टर v3। ये जो सेट आया ये सेट कैसा है? Li, बस यही Li है भी, ये भी कह दिए यही Li है भी, और ये ऊपर वाला सेट कैसा है? Ld है। तो इसका मतलब ये हुआ एवरी वेक्टर प्रेजेंट इन द अबव सेट, ऊपर वाले सेट में जितने भी वेक्टर हैं कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय द यूज ऑफ वेक्टर v1 एंड वेक्टर v3, हाँ या ना? एवरी वेक्टर। तो अब मैंने यहां पर लिखा कैपिटल ए मैट्रिक्स, कैपिटल ए मैट्रिक्स का पहला कॉलम वेक्टर a1, दूसरा कॉलम वेक्टर a2, इस तरह चलते हुए an, और इसमें से इंडिपेंडेंट लोगों को छांट लिया। तो जब इंडिपेंडेंट लोगों को छांटा तो कौन बना? b। इसका मतलब एवरी कॉलम वेक्टर प्रेजेंट इन द कैपिटल ए कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय द यूज ऑफ दिस, हाँ या ना? इंडिपेंडेंट लोगों की मदद से आप उनको बना सकते हो कि नहीं? लिखना इसी बात को, यही तो सॉल्यूशन स्पेस बनाते हैं, लिखना। नाउ एनी कॉलम वेक्टर aj, नाउ एनी कॉलम वेक्टर aj ऑफ कैपिटल A, नाउ एनी कॉलम वेक्टर aj
of capital A can be expressed वर्णित किया जा सकता है, can be expressed as a linear combination of columns of B, columns of capital B, वो मैट्रिक्स B के कॉलम के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, आप सुनो, जैसे मैंने एक कॉलम उठाया, मान लो मैंने उठाया वेक्टर AJ उठा लिया। कौन सा वेक्टर AJ? अपने दिमाग में बात बैठाना। यहां हम कैपिटल A को लिख रहे हैं। कैपिटल A है वेक्टर A1, वेक्टर A2, वेक्टर A3, सो ऑन वेक्टर AJ, सो ऑन वेक्टर AN। हाँ या ना? क्या ये मैट्रिक्स कैपिटल A है कि नहीं है? अगर हम इसको डिस्क्रिप्टिव लिखें, तो हम क्या लिखेंगे? ये जो यहाँ पर A1 है, ये पहला कॉलम है, लेकिन पहले कॉलम में रो तो बदल रही है ना, तो आप इसको क्या लिखोगे? इसको आप लिखोगे A11, पहली रो। नीचे उतरो, कॉलम आपने नहीं बदला, रो बदल गई, तो कितना हुआ? A21। फिर आप नीचे उतरो, आपने रो बदल ली लेकिन कॉलम नहीं बदला, A31। और नीचे आओ, लास्ट में AM1। सही है गलत? पहला कॉलम था तो दूसरा का वाला सफिक्स सेम टू सेम रहा, लेकिन आगे वाला सफिक्स जो कि रो को बदल रहा था कि नहीं बदल रहा था? अगला सुनना, दूसरा बोलो, दूसरा A12 सेकंड फिक्स रहेगा, A12, फिर A22, फिर A32 और चलते चलते AM2। आया ना? तो अब अपने दिमाग से सोचना, अगर वेक्टर AJ माने वेक्टर AJ, तो वेक्टर AJ क्या लिखेंगे? वेक्टर AJ कैन बी रिटन एज, बोलो भैया, A1J, अगला A2J, so on and this vector can be constructed by the use of columns of capital B, क्योंकि कैपिटल B के कॉलम ही बेसिस बना रहे हैं। किसके लिए? Rm के लिए। तो ये Rm का वेक्टर है कि नहीं है? और अगर ये Rm का वेक्टर है, then this vector can be generated by use of vector beta1, vector beta2, vector beta3, vector beta m। हाँ या ना? तो आप इसको कैसे लिखोगे? बोलो। इसका मतलब वेक्टर AJ can be written as linear combination of, देखना, A1J beta1 plus A2J beta2 plus up to so on, कितना? AMJ वेक्टर बीटा M। आया? क्या कैपिटल B के कॉलम है कि नहीं है? ये कैपिटल B के कॉलम है। और क्या उनके आगे कोफिशिएंट लगाए गए हैं कि नहीं? सबकी डिग्री 1 रखी गई है कि नहीं? तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब कॉलम ऑफ कैपिटल A वेक्टर AJ कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूज ऑफ वेक्टर बीटा1, वेक्टर बीटा2 एंड वेक्टर बीटा M। सहमत हो कि नहीं इस बात से? लिखा जाए इस बात को, लिखना, वेक्टर AJ इज इक्वल टू, हम पहले बोले हुए थे शुरू में, हम सारा आसान पढ़ा, बाद में थ्योरी अपना लेवल उठा लेगी। और जब थ्योरी अपना लेवल उठाएगी तब तुमको सोचना पड़ेगा कि अब इसको कैसे समझना है। और थ्योरी का लेवल यहाँ से उठ चुका, अगले 2 चैप्टर थ्योरी का लेवल उठा ही रहेगा, एक ये, एक इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, दोनों का थ्योरी का लेवल उठा ही रहेगा। वेक्टर AJ इज इक्वल टू कितना? सुनो, कोफिशिएंट जो लगा रहे हैं, कोफिशिएंट, वो कोफिशिएंट लगा रहे हैं X1J, कोफिशिएंट ले रहे हैं X1J beta1 plus X2J beta2 plus up to so on plus XMJ beta M। नोट करो और समेट करके इसको क्या लिख सकते हैं? इससे तो नहीं कंफ्यूज ना कि मैंने X1J X2J ये सब क्यों लिख दिया? A1J A2J अब तक लिख करके दिखाया, X क्यों लिख दिए? कोफिशिएंट है, डिसीजन वेरिएबल के टर्म में सारी बातें करने जा रहे हैं, इसलिए बदल दिए। सिंपल सिंबल ही तो है, सिंबल तो मेरे ऊपर है। यहां लिख रहे हैं, यहां वेक्टर बीटा1, वेक्टर बीटा2 अप टू सो ऑन वेक्टर बीटा M। और यहां कॉलम वेक्टर सजा दो, X1J
x2j up to so on xmj। सही है गलत? मल्टीप्लाई करो ऊपर वाला फिर से आएगा। सिंबॉलिक फॉर्म में देखो, तुमको सिंबॉलिक फॉर्म में कुछ मिला। सिंबॉलिक फॉर्म में अपने को मिला दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर एज कैन बी रिटन, बस यही सबसे जरूरी है। हाँ क्या बोलो बोलो। हाँ, वेक्टर एज इज इक्वल टू कैपिटल बी और कॉलम वेक्टर एक्स जे। हाँ या ना? कॉलम वेक्टर एक्स जे। जे क्यों? क्योंकि जे बिल्कुल बदल नहीं रहा है, रो सफिक्स बदलेगा। तो यानी एवरी कॉलम वेक्टर वेक्टर एज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ आपकी बेसिस मैट्रिक्स कैपिटल बी और इनटू कितना हो गया एक्स जे। जैसे अब हम तुमसे कहे पहला कॉलम लिख करके बताओ, पहला कॉलम, तो तुम कहोगे वेक्टर a1 पहला कॉलम कैपिटल ए का, वो आपकी होगी बेसिस मैट्रिक्स कैपिटल बी एंड बेसिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई x1। हाँ या ना? दूसरा कॉलम क्या होगा? दूसरा कॉलम वेक्टर a2 इज इक्वल टू बेसिस मैट्रिक्स कैपिटल बी मल्टीप्लाइड बाई x2। x2 कौन है? वो कोफिशिएंट जो आगे लगेंगे। फिर इस तरीके से वेक्टर aj इज इक्वल टू वेक्टर b और फिर यहाँ पर कितना xj। कोई पूछे xj में कौन आएगा? वो कोफिशिएंट जिनका इस्तेमाल करके आप लीनियर कॉम्बिनेशन तैयार करोगे। वो तो डिपेंड करेगा कि दिए क्या है। क्लियर हुआ कि नहीं? नोट करो aj इज इक्वल टू दिस। अब अपने दिमाग से सोच करके बताना, अगर aj इज इक्वल टू दिस आया है, ठीक, तो कैपिटल बी कैसी मैट्रिक्स है? कैपिटल बी नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैसी होती है? इनवर्टिबल। हाँ या ना? और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इनवर्टिबल होती हैं तो इसका मतलब दोनों साइड में बी स्क्वायर बी इनवर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी यहां से मेरे को बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला कि xj इज इक्वल टू बी इनवर्स aj। हाँ या ना? नोट करो, सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन बी इनवर्स वेक्टर aj। और कितने इक्वेशन मान चुके हो? दो, इसे 3 मानना है। इक्वेशन नंबर 3। हर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स आता है क्योंकि उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है। तो अगर इनवर्स आता है तो मैंने कुछ किया नहीं, मैंने पूरे पर राइट साइड से बी इनवर्स को ऑपरेट करा दिया। तो बी इनवर्स को ऑपरेट कराए तो होता है xj बी इनवर्स इनटू बी, कितना आ गया आइडेंटिटी, तो बचा केवल कौन xj और इधर हुआ बी इनवर्स वेक्टर aj। क्लियर हुआ कि नहीं? इतने में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? अब मेन बात ये बताओ, अगर हम कहें xj को बदलना है, अगर हम कहें xj को बदलना है तो क्या बदल दिया जाए? xj को अगर कोई बदलना चाहे तो क्या बदल दिया जाए? क्या बदल दिया जाए? बोलो। xj को बदलना तो xj कैसे बदला जाएगा? कोई नहीं? बोलो बोलो बोलो। बेसिस के, बेसिस कहां से आया? कैपिटल ए से। कैपिटल ए के कॉलम को बदल दो, वेक्टर एज अपने आप बदल जाएगा। सॉरी xj अपने आप बदलेगा। आई बात समझ में? xj डिपेंड किस पर कर रहा है? इस प्रोडक्ट पर। ये प्रोडक्ट किस पर डिपेंड कर रहा है? कैपिटल बी पर। बी किस पर डिपेंड कर रहा है? कैपिटल ए पर। तो कैपिटल ए के कॉलम को बदलो, xj अपने आप चेंज हो जाएगा कि नहीं चेंज हो जाएगा? लिखना इस लाइन को, लिखो डबल स्टार करके लिखो द वेक्टर xj। अच्छा, अब हम इसको ना कैपिटल वेक्टर xj लिखने चल जाएगा क्योंकि स्मॉल को ज्यादा सही नहीं लग रहा है। सिंबल है चाहे जैसे यूज करो, लिखना द वेक्टर xj, the vector xj will change, लैंग्वेज से लिखो the vector xj will change if the columns of capital A, और कैपिटल A के किसी भी कॉलम को बदलने से नहीं, कैपिटल A के उन्हीं कॉलम को बदल दो
जो कॉलम किसको बना रहे हैं, कैपिटल बी को, यानी जो कॉलम बेसिस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हीं को बदल दो। पता है दुनिया में खाली आप किसी का आधार बदल दो, उस आदमी का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। केवल आदमी का आधार बदल दो बस। कहते हैं जब झगड़ा वगड़ा होती है ना, कहते भैया उनके घर में जो कमाने वाले हो नहीं मार डाला, सीधी सीधी उनके घर में जो कमाने वाला है उसी को मार डालो। आपने घर के कमाने वाले को मार डाला, घर तो वैसे ही तबाह हो गया। एक ही आदमी, भाई एक आदमी बाहर अमेरिका में कमा रहा है, वो वहां से डॉलर में रुपया छाप रहा है और यहाँ हिंदुस्तान में भेजे जा रहे हैं अपने घर वालों को। घर वालों के पास अगड्डे पैसा भरा पड़ा है, फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं ना, उसके बाद गाना गा रहे 4 बोतल वोडका या 4 गाड़ी नंबर बदमाशा था 76 ना, सब गाना गाए पड़े। आप एक काम करो, अमेरिका पहुंच के उन्हें टपका दो, वहां से डॉलर आना बंद हो जाएगा, यहाँ नवाबी खो जाएगी। तो आपको अगर किसी में बदलाव करना है तो केवल और केवल उसका आधार हिला दो बस। खाली एक स्टूडेंट को तबाह करना है तो खाली उसका आधार हिला दो। उसका आधार क्या है, पढ़ने की आदत, वही हिला दो। उसको बोला रील्स देखा हिल जाएगा बेचारा अपने आप, तबाही आ गई। तो कहते हैं ना केवल और केवल किसको बर्बाद करो, बेसिस को बर्बाद करो, पूरा वेक्टर स्पेस अपने आप बर्बाद हो जाएगा। लिखना इसी चीज को लिखना है, ये सब नहीं लिखना है। द वेक्टर xj will change if the column of capital A forming capital B change, column of capital A forming capital B, forming बनाते हुए, forming capital B change। वेक्टर xj को चेंज करना है तो वेक्टर xj को चेंज करने के लिए कैपिटल A के उन कॉलम को चेंज कर दो जो कैपिटल B को बना रहे हैं। आई बातें समझ में? ठीक, अगली लाइन पे डबल स्टार बनाना। पता है सेंसिटिविटी एनालिसिस में कई बार ऐसा होगा जब हम लिखेंगे वेक्टर xj इज इक्वल टू b इनवर्स वेक्टर aj, और अगर मैंने वहां पर सीधे लिख दिया होता बिना तुमको ये समझाए हुए तो तुम सोचते ये लिखा कैसे गया। इसीलिए इन थ्योरीज की जरूरत है। वहां हर बार हम यही करेंगे, जब हम थ्योरम प्रूफ कर रहे होंगे तो हम सीधे लिखेंगे वेक्टर xj इज इक्वल टू वेक्टर b इनवर्स और वेक्टर aj। यही हम सीधे सीधे लिख देंगे। aj कौन है अब तुमको पता रहेगा, aj कौन है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का कॉलम है। b इनवर्स कौन है, आपकी बेसिस मैट्रिक्स जो आएगी उसी बेसिस मैट्रिक्स का इनवर्स लिया जाएगा। और तुमको निकालना नहीं है, हम तुमको बता रहे तुमको बिल्कुल नहीं निकालना है। तुम एक चीज गौर करो, जब तुम इनवर्स निकालते थे उधर बीएससी में तो इनवर्स निकालने की एक तरीका होता था। अगर आपको कोई मैट्रिक्स कैपिटल ए दी गई 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितना 9 और कहते थे इसका इनवर्स निकालो, तो तुम क्या करते थे, इधर ऐसे पर्दा लगाते थे, यहाँ लिखते थे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, हाँ या ना। इस तरह एक मैट्रिक्स बनती थी और तुम कहते थे इस मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन लगाओ। जो रो ऑपरेशन आप इस पर लगा रहे हो उससे आपका केवल एक मोटिव होना चाहिए, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का, और वही रो ऑपरेशन उसी समय आप इस पर लगाओ। लेकिन आप इसकी तरफ निगाह करके भी मत देखो, इसकी तरफ निगाह करके भी मत देखो, इसको जो बदलना है बदल जाने दो। लास्ट में जिस दिन ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो चुका होगा, ये जहां आकर के थमेगा वही आपका कौन होगा, एक इनवर्स होगा। समझ में आई बात कि नहीं? बड़ी फेमस लाइन याद आ गई मेरे को ना, अभी इस तरफ ना निगाह कर मैं गजल की पलके सवार हूं, बहुत फेमस लाइन है, अभी याद आई मेरे को कि इधर तो निगाह ही नहीं करना केवल इसमें। अब होगा क्या सुनो, जब आप सिंप्लेक्स मेथड अप्लाई करते हो, अब तुमको याद दिला रहे हैं, सिंप्लेक्स मेथड को लगाते वक्त हम लोग सबसे पहले इनिशियल सॉल्यूशन बनाते थे, याद आया कि नहीं? इनिशियल सॉल्यूशन में मेरे पास बेसिस में पहले जो कौन आया S1, दोबारा S1 जब आया तो याद करो यहाँ सबसे कॉर्नर पर एक जो कॉलम पड़ता था 1 0 0, और ये कॉलम S1 के ठीक नीचे लिखा जाता था, हाँ या ना? फिर तुम्हारा यहाँ पर वेरिएबल आया कौन, S2, तो फिर यहाँ कॉलम होता था 0 1 0, याद आया? फिर यहाँ पर कॉलम मान लो आ गया कौन, S3 वेरिएबल, तो यहाँ S2 के नीचे के बाद S3 के नीचे आता था 0 0, और फिर हम यहाँ से अपना प्रोसेस शुरू करते थे। याद है कुछ की नहीं? जब शुरू करते थे तो यहाँ होता था कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ऊपर होता था x1 x2 x3 x4, होता था कि नहीं? लास्ट में क्या होता था, ये लोग धीमे धीमे बाहर हो जाते थे और इनकी जगह पर डिसीजन वेरिएबल बैठ जाते थे। जिस दिन आपकी कंडीशन ऑप्टिमलिटी की होती थी तो आप देखते थे जैसे यहाँ पर कौन आ गया x2, यहाँ पर कौन आ गया x1, यहाँ कौन आ गया x3, तो जब आप अपनी टेबल पर निगाह डालते थे तो आपको ये पता चलता था x2 के नीचे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई कॉलम खड़ा है, x3 के नीचे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई कॉलम है, और x4 के x3 के नीचे भी कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉलम है। नजर आता था कि नहीं?
तो ये जो बदल गया ना, ये कॉर्नर पे जो आप छोड़ करके भाग जाते थे वहां से, यही आपका कौन होता था? बी इनवर्स। यही क्यों? उधर आपका बेसिस चला गया, उधर आपका बेसिस चला गया और इधर आपका कौन? एक्चुअली ना बेसिस ये नहीं गया, यहाँ जो आपको मिला ना, ये आपको बताया कि अगर आप कैपिटल ए के पास लौटो और कैपिटल ए के पास से आप दूसरा कॉलम उठाओ, कैपिटल ए के पास से आप पहला कॉलम उठाओ और कैपिटल ए के पास से आप तीसरा कॉलम उठाओ, तो आपको बेसिस मिल जाएगा। और उस बेसिस मैट्रिक्स का इनवर्स ये चिपका पड़ा हुआ है बगल में। कुछ धुंधली बातें याद आ रही हैं? हम लोग खूब काम किए उधर, और इसीलिए वहां पढ़ाते वक्त भी हम कहते निगाह डालो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स खिसक रही है देखिए। एक बार मैंने इस बात को इस्तेमाल किया था, ना याद आए तो पुराने लेक्चर उठा करके सुन लेना। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपको बी इनवर्स को कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं होती है। जब आप न्यूमेरिकल को लगा रहे होते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस जब आप ऑप्टिमैलिटी पहुंच जाते हो, तो केवल आप ये देख लो शुरू में आप जिनको लेकर के चले हुए थे बेसिस में, उनके नीचे कौन सी मैट्रिक्स पड़ी हुई है, उनके नीचे जो मैट्रिक्स पड़ी हुई होगी यही मैट्रिक्स क्या बन जाती है? बी इनवर्स बन जाती है। आई बातें समझ में कि नहीं? तो अलग से निकालना नहीं पड़ता है। डबल स्टार करके लिखना। फिर ये पूरा हुआ था कि नहीं हुआ था? The vector xj will change if the column of capital A forming capital B change। हो गया था? फिर डबल स्टार करके लिखना। लिखना the basis matrix capital B, the basis matrix capital B will yield पैदा करती है, बनाती है, will yield a basic solution to problem A x is equal to vector B। जो आपकी बेसिक मैट्रिक्स आती है वो आपके इक्वेशन A x is equal to vector B के लिए एक बेसिक सॉल्यूशन को जनरेट कर रही होती है। ठीक, और जो बेसिक सॉल्यूशन आया वो सुनो क्या होता है? दिस सॉल्यूशन may be denoted by ये बताओ भैया, ध्यान से सुना। कह रहे हैं कि ये इनके लिए एक बेसिक सॉल्यूशन को बनाती है। बेसिक सॉल्यूशन किसके टर्म में आते हैं? बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है? डिसीजन वेरिएबल की वैल्यू ही तो होती है। जैसे मान लो बेसिस में डिसीजन वेरिएबल आया x2, बेसिस में डिसीजन वेरिएबल आया x3 और बेसिस में डिसीजन वेरिएबल आया x4। कौन कौन आया? x2, x3 और x4 आया। तीन आए कि नहीं आए? तो x2 की जो वैल्यू होगी, x3 की जो वैल्यू होगी और x4 की जो वैल्यू होगी, यही आपका बेसिक सॉल्यूशन होगा। हाँ या ना? क्योंकि इनको उठा करके जब आप अपने न्यूमेरिकल में रखोगे तो हर एक कांस्टेंट सेटिस्फाई हो रहा होगा। सहमत हो कि नहीं इस बात से? यही चीज यहाँ पर लिखी जा रही है। दिस सॉल्यूशन मे बी the basic matrix capital B will yield a basic solution for Ax is equal to B। इसके लिए बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा, और ये बेसिक सॉल्यूशन किस तरह से लिखा जा सकता है वो बता रहे हैं। दिस सॉल्यूशन मे बी डिनोटेड बाई, इसको आप डिनोट कर सकते हो बाई m component vector xb। xb क्यों लिखा? क्योंकि ये सॉल्यूशन b की वजह से आ रहा है। ये सॉल्यूशन किसकी वजह से आ रहा है? b की। बेसिस बदल दोगे ना, बेसिस सॉल्यूशन बदल सकता है। बेसिस आपने बदल दिया, सॉल्यूशन बदल गया, तो इसका मतलब आपका सॉल्यूशन किस पर डिपेंड कर रहा है? बेसिस पर। तो इसीलिए उस सॉल्यूशन में सफिक्स क्या डाल देते हैं? b डाल देते हैं, xb डालते हैं। क्लियर हुआ? xb इज इक्वल टू, ये लिखा जाता है xb1। अभी बता रहे xb1 में दोनों का मतलब क्या है? xb2 अब टू सो ऑन चलते चलते xbn वेयर, जहां पर वेयर xb is determined from, जहां पर ये xb जो है वो निकाला जाता है, determined from xb is equal to b inverse b। और इसको करना 4।
लीजिए सब लोग, सुनो मतलब क्या है, इतनी भारी खत्म कर रहे हैं। दिस सॉल्यूशन में बी डिनोटेड बाय, जो सॉल्यूशन आपका निकल करके आएगा वो सॉल्यूशन एक रो वेक्टर कॉलम वेक्टर के तौर पर डिनोट किया जाएगा, और वो सॉल्यूशन आपका कौन होगा, वो सॉल्यूशन लिखा जाएगा एक्स बी। एक्स का मतलब सॉल्यूशन, एक्स का मतलब सॉल्यूशन, क्योंकि मेन इक्वेशन कौन है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, वो आपका मेन सॉल्यूशन है। तो एक्स, और चूंकि बेसिस बी के रिस्पेक्ट में निकल रहा है तो ये कितना होगा, एक्स बी इज इक्वल टू एक्स बी वन, एक्स बी टू, सो ऑन एक्स बी एम। अब ये सफिक्स का मतलब समझो क्या है, सफिक्स का मतलब XB को आप कैसे डिटरमाइन करोगे, XB आपको मिलेगा, कुछ नहीं करना है, XB जो आपका रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी वाला कॉलम है स्मॉल b, उसमें आप किसका मल्टीप्लाई कर दो, B इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो। एक बार आपने रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी पर कैपिटल B इनवर्स बेसिस मैट्रिक्स के इनवर्स का मल्टीप्लाई किया, जो बन करके आया वो आपका क्या निकल करके आएगा, सॉल्यूशन निकल करके आएगा। लेकिन सबस्क्रिप्ट जो लगी हुई है उस सबस्क्रिप्ट का मतलब समझो, जैसे इसमें क्या लगा है, पहला सबस्क्रिप्ट, तो इसका मतलब है कि जो आपकी बेसिस मैट्रिक्स रही होगी, कौन सी बेसिस मैट्रिक्स, उसका जो पहला कॉलम रहा होगा उस पहले कॉलम के करेस्पॉन्डेंस में जो वैल्यू रहा होगा ये उसके लिए, ये उसकी वैल्यू होगी। XB2 लगा, तो जो आपकी बेसिस मैट्रिक्स है, बेसिस मैट्रिक्स का जो दूसरा कॉलम रहा होगा उस कॉलम का जो वेरिएबल होगा ये उसके लिए, ये उसकी वैल्यू होगी। अब इसका मतलब जान रहे सब ऊपर से निकल रहा होगा ना, यहाँ ये ऊपर से निकलना इसलिए भी बनता है ना क्योंकि वो पीछे से कनेक्ट करने वाली विजुअलाइजेशन करना पड़ता है कि अपने लोग वो सोचें, जब तक आप वो नहीं सोचेंगे तब तक नहीं आएगा, और हमें कोई नहीं समझा सकता। तुम सोचो, तुम लोगों को पूरा सिंप्लेक्स मेथड का चैप्टर निकलवा दिए इस थ्योरी को बिना तुम लोगों को पढ़ाए हुए, और इसीलिए निकलवा दिए क्योंकि अगर हम इस थ्योरी को वहां निपटा दिए होते ना तो तुम लोगों को पूरा सिंप्लेक्स मेथड ना आता। अभी तो तुम सिंप्लेक्स सीख गए, ये थ्योरी तुमसे कुछ नहीं जाननी है, ये थ्योरी तुमको सेंसिटिविटी एनालिसिस पढ़ने के लिए जानना जरूरी हो चुका है। अगर ये नहीं जानोगे तो हम जितनी बार ये सब लिखेंगे उतनी बार तुम रट्टा मारोगे, और इसीलिए अब सेंसिटिविटी की थ्योरम में इसका इस्तेमाल होगा, खूब अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, तो इसीलिए इसको यहाँ ला रहे हैं। वहाँ पूरे सिंप्लेक्स मेथड के दौरान तुमको इस थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उसके न्यूमेरिकल बन भी जाते हैं, एग्जाम वाले वो पेपर देखो उसके बन भी जाते हैं। हाँ, तो इसीलिए उसको हम नहीं पढ़ाते, और यहाँ इसीलिए पढ़ा, क्योंकि ये वो चैप्टर है जो अगर तुम छोड़ भी देते हो ना तो तुम्हारा नुकसान नहीं है। 50 से 55 नंबर BSc वालों को मिल जाएगा उतने से जितना आपका हुआ। चलो इधर आओ, वापस ध्यान दो, लीनियर अलजेब्रा वापस आ रहा है, लीनियर अलजेब्रा a11 x1 plus a12 x2 plus a13 x3 plus up to so on plus a1n xn is equal to b1, a21 x1 plus a22 x2 plus a23 x3 plus up to so on plus a2n xn is equal to b2। इस तरह से चलते हुए am1 x1 plus am2 x2 plus am3 x3 plus up to so on plus amn xn is equal to bm। ये इक्वेशंस लिखे गए हैं। जब इन इक्वेशंस को कन्वर्ट किया जाता है मैट्रिक्स में तो ध्यान दो क्या होता है, इनको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आती है a11 a12 a13 so on a1n, a21 a22 a23 so on a2n, so on am1 so on am2 so on am3 so on amn। तुम अगर निगाह डालो तुम्हारा पूरा का पूरा पहला कॉलम जो लिखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ किसके दम पे लिखा गया है, x1 के कोफिशिएंट के दम पे, हाँ या ना। दूसरा कॉलम किसके दम पे लिखा गया, कैसे जान रहे हो, क्योंकि इसमें जो कोफिशिएंट लगे हैं वो केवल किसके हैं। तो किसी मैट्रिक्स के जो कॉलम होते हैं ना, किसी मैट्रिक्स के जो कॉलम वो पर्टिकुलर किसी ना किसी वेरिएबल को लिखते हैं। पहला कॉलम पहला वेरिएबल x1 बताता है, दूसरा कॉलम दूसरे वेरिएबल x2 के लिए होता है, तीसरा कॉलम तीसरे वेरिएबल x3 के लिए होता है। जिस दिन यही वेक्टर में लिखे जाते हैं ना, वेक्टर v1 वेक्टर v2 वेक्टर v3, तो पहला कॉलम पहला वेक्टर v1 बताता है, दूसरा कॉलम दूसरा वेक्टर v2 बताता है, तीसरा कॉलम तीसरा वेक्टर v3 बताता है, और खुदा ना खास्ता अगर ये तीन कॉलम पाइवाट हो गए ना तो इसका मतलब ये हिंट देता है कि द कलेक्शन ऑफ वेक्टर v1 वेक्टर v2 वेक्टर v3 मस्ट बी अलाइव। कलेक्शन ऑफ v1 v2 एंड v3 मस्ट बी अलाइव।
तो जिन वेक्टर का इस्तेमाल करके आप कॉलम बना रहे हो, वर्डिंग सुनना, जिन वेक्टर का इस्तेमाल करके आप कॉलम बना रहे हो उसमें से जितने कॉलम पाइवॉट आ रहे हैं वो कॉलम जिन वेक्टर्स के लिए लिखे गए हैं उन वेक्टर्स का झुंड एलआई हो जाता है। उन वेक्टर्स का झुंड क्या होता है? एलआई। लीनियर अलजेब्रा में सिखाया जाता है, जब बेसिस की डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंसी चेक की जाती है तो वहां इस बात को सिखाया जाता है। तुम कितना सीखे हो वो तुम जानो, हम जितना सीखे वो हम बता रहे हैं। ठीक, ऐसी बातें हैं। अब सुनो, यहां से आपने क्या बनाया? यहां से आपने बी बनाया, तो बी कौन था? बी आपने बनाया, खोपड़ी खोपड़ी चलाओ, बीटा। फिर आपने क्या बनाया? बीटा। सो ऑन आपने क्या बनाया? बीटा। पहले भी मैंने कहा ये सीरियल से उठाए गए हो ये कोई जरूरी नहीं है, हाँ या ना? सीरियल से उठाए हुए ये कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, जैसे B1 जो था वो सेकंड कॉलम था। B1 कौन था? कैपिटल ए का सेकंड कॉलम। तो एक्चुअल में B1 इज वेक्टर A2, सही या गलत? हाँ, हाँ 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 हाँ, क्या 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 बोलो। आज जो बनाए थे उसमें A1 था। हम जो बनाए थे उसमें क्या था? सुनो मेरी बात सुनो, हम कह रहे हैं जो β1 β2 β3 सो ऑन बनाए गए हैं ये कहाँ से चुने गए होंगे? कैपिटल ए से। कोई जरूरी है कि β1 β2 βn जो आए हैं वो यहाँ से सीरियल वाइज चुने गए हों? सीरियल डिस्टर्ब हो सकता है। तो चलो मान लेते हैं जो वेक्टर β1 है वो दूसरी तरफ वाली मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम उठाया गया। जो β1 है वो दूसरी वाली मैट्रिक्स का कौन सा कॉलम उठाएगा? सेकंड कॉलम। अब ये तो सेकंड कॉलम किस वेरिएबल के लिए है? किसके लिए? x2। तो इसका मतलब ये वाला कॉलम किस वेरिएबल के लिए होगा? x2 के लिए होगा। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? आप सुनो, जैसे मान लो β2 है, β2 है, β2 अगर आपके पास है तो सब सीरियल में जुड़ा हुआ है। सुनो सुनो सुनो, ये बीएससी वाली जो क्लास है ना इसमें जितनी भी सर्किट जुड़ी हुई है ना ये सब सीरीज में जुड़ी हुई है। पैरेलल वगैरह इनको कुछ करना ही नहीं, तार बचाए तार। इसका ये सेम होगा शायद। कौन सा चला? मेरा वाला चला, वो भी चला। ट्राइएंगल से जोड़े ना। चलो अब सुनो, ये जो दूसरा वाला कॉलम है β2 ना, मान लिया β2 उधर से 5वें नंबर का कॉलम रहा होता है, β2 उधर से कौन सा आता? 5वें नंबर का, मतलब A5 का। तो A5 किस वेरिएबल के लिए था? x5 के लिए। तो इसका मतलब ये किस वेरिएबल के लिए आया होगा? x5 के लिए। ये बना x2 के लिए, ये बना x5 के लिए। पता चल रहा है कि नहीं? इसी चीज को यहाँ देखो कैसे लिखा गया। दिस सॉल्यूशन में बी डिनोटेड बाय दिस। जो पहला सफिक्स है, पहला सफिक्स वो क्या होता है? पहला सफिक्स बता रहा है कि यहाँ जो वैल्यू लिखी गई होगी वो कैपिटल बी के पहले कॉलम के रिस्पेक्ट में लिखी गई है। लेकिन पहला कॉलम किस वेरिएबल के लिए है? x2। तो ये किसकी वैल्यू होगी? x2 की वैल्यू होगी। समझे कि नहीं? इसका मतलब सॉल्यूशन में पहली वैल्यू x2 बराबर कुछ आई होगी। सहमत हो? अब सुनो, ये कौन है? xv2। अभी मैंने क्या कहा? सेकंड कॉलम मान लो किस वेरिएबल के लिए था? x5 के लिए। तो ये जो लिखा गया है ये बेसिस के सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में वैल्यू है। बेसिस के सेकंड कॉलम के रिस्पेक्ट में वैल्यू है। और बेसिस का सेकंड कॉलम किस वेरिएबल के लिए है? x5। तो ये किसकी वैल्यू रेडी होगी? x5 की वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो यहाँ जो सफिक्स है ना वो अपने खास मायने लेकर के चल रहे हैं। क्लियर हुआ? और ये सफिक्स किसके बगल में बैठाए गए? b के। तो पहला वाला जो ये आया है, पहला वाला, ये पहले कॉलम, बेसिस के पहले कॉलम में जो वेरिएबल रहा होगा उसका वैल्यू है। बेसिस के दूसरे कॉलम में जो वेरिएबल रहा होगा उसका वैल्यू है। बेसिस के mवें कॉलम में जो वेरिएबल रहा होगा उसकी वैल्यू लिखी गई है। क्लियर हुआ कि नहीं? यही बात समझ आया? धन्यवाद। तुम लोगों को अगर समझ आया था, अरे भाई ये क्या है?
गणित लेकर के गलती करती है ना, पढ़ाने इतिहास पढ़ाते ज़्यादा अच्छा रहता है। 1 घंटा में एक चैप्टर खत्म। अरे हाँ, पढ़ाने में तो इतिहास तो पता चलता है हाँ? पता चले ना, आप एक चैप्टर खत्म करो तो हुमायूं की लड़ाई, बाबर की लड़ाई आजमगढ़ में कहीं और करवा। सर मैथ के अकॉर्डिंग जैसे एक क्वेश्चन चल रहा है एक पीरियड में, उसमें तो दो तीन क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, पढ़ाने वाले होते ना मस्त होकर के जब पढ़ाते हैं तो बोस्टन टी पार्टी की घटना में सबको चाय भी पिला देते हैं। वो डिपेंड ऐसा नहीं पता है। दुनिया के जितने सब्जेक्ट हैं, लोग बहुचट हैं जो कहते हैं फला सब्जेक्ट महान, फला सब्जेक्ट महान, बहुचट है। दुनिया के जितने सब्जेक्ट हैं डिपेंड करता है आपको उस सब्जेक्ट में नॉलेज कितना है, एक बात। दूसरी बात डिपेंड करता है कि आपके अंदर जितना इनपुट है आउटपुट कितना है। अगर आपके पास आउटपुट अच्छा है तो आप एक छोटे से टॉपिक को लेकर के ना दिना भर सेमिनार दे सकते हो। छोटे से टॉपिक को डालो दिना भर सेमिनार। आउटपुट पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आउटपुट नहीं है तो पूरी किताब लट करके वो बसंता जी से खड़े हो पढ़े तो आप खुलते हैं, पढ़े तो तुम लोग भी पढ़ोगे जान जाओगे। पढ़ लेना ना, जैसे लोग कहते हैं ना ओवर द पीरियड समझ जाओगे, ये सबसे खतरनाक सेंटेंस होता है, ओवर द पीरियड समझ जाओगे। लिखना हो। इसके बाद देखो द सबस्क्रिप्ट, लिखो ये लिख द सबस्क्रिप्ट। सर इसी 2 स्टार पॉइंट में है, इसमें इसी के अंदर में लिखते चलते जाओ, इसी के अंदर में लिखते जाओ इसको। द सबस्क्रिप्ट, अरे हम बेसिस तैयार कर रहे हैं, इसी बेसिस के ऊपर सेंसिटिविटी एनालिसिस फैलाएंगे। द सबस्क्रिप्ट वो सही है, सबस्क्रिप्ट सही है, गलत नहीं है। द सबस्क्रिप्ट आई इन XBI, the subscript I in XBI shows that ये दिखाता है shows that the variable xi, the variable xi correspond to column beta I, correspond to column beta I, correspond to the column beta I of basis matrix capital B, of basis matrix capital B. ठीक, this however does not show, this however does not show which variable of Ax is equal to vector B is XBI। ये वेरिएबल की इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये जो लिखा गया है XBI, ये इसमें जो सफिक्स आई लिखा हुआ है ये आपको किसी वेरिएबल की इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये आपको केवल इंफॉर्मेशन ये देता है यहाँ जो लिखा गया है वो आपके बेसिस के सेकंड वेरिएबल के रिस्पेक्ट पे लिखा गया है। यहाँ जो लिखा गया है वो आपके बेसिस के m वेरिएबल के रिस्पेक्ट में लिखा, m कॉलम के रिस्पेक्ट में लिखा गया है। अब उस कॉलम के रिस्पेक्ट में कौन सा वेरिएबल है वो अभी आपको नहीं पता है, वो आपको लौट करके ए बताएगा। आई बात समझ में? क्योंकि अव्वल ना ए में से बी को बनाया गया, ध्यान रखना, ए से छांट करके किसको बनाया, बी को, लेकिन उसको भी बनाने में सीरियल का ख्याल नहीं है क्योंकि इंडिपेंडेंट लोग कहाँ छिटके पड़े हैं क्या पता, तो आपने वहां से ऐसे उठाए और यहाँ पर ऐसे पिरो दिए और m कॉलम आपने भर दिए। ये हर एक कॉलम जब कैपिटल ए के पास था तो किसी ना किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में था, लेकिन आपने ऐसे बटोरा और यहाँ पर ऐसे भर दिया तो वो कौन सा किधर शिफ्ट हुआ आपको पता नहीं है। तो और उसके बाद आप इसी की मदद से आप सॉल्यूशन कर रहे हो, तो जब आपने सॉल्यूशन किया तो सॉल्यूशन में जो लोग आए उन लोगों को केवल ना सिस्टमैटिक लिखने के लिए मैंने सफिक्स लगाया xb1 xb2 so on xbn, और ये सफिक्स केवल इस बात पे लगाया गया ये बीटा आपके पहले जो कैपिटल बी बेसिस मैट्रिक्स है उसके पहले कॉलम के रिस्पेक्ट पे है, ये दूसरे कॉलम के, ये mवें कॉलम के रिस्पेक्ट में है। अब उन कॉलम के रिस्पेक्ट में कौन सा वेरिएबल रहा होगा वो बात की बात है। तो यहाँ से आपको पर्टिकुलर किसी वेरिएबल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। क्लियर है ये बातें कि नहीं? फिजिक्स वाले सुना है 40 लिखना। दिस आल्सो रिकॉल, लिखो दिस आल्सो रिकॉल, दिस आल्सो recalls that
This also recalls that the variables. This also recalls that the variable, यही वेरिएबल फिर से लिख देना, xv1, xv2, xvm, ये एक्चुअली ना बेसिस वेरिएबल है जो बेसिस में लास्ट में बचते हैं आपके. This also recalls that, भैया मेरे x वेरिएबल को बताता है, ये वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में है, इधर इधर इधर, ये वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में है, बेसिस के. तो कौन से वेरिएबल होंगे, बेसिक वेरिएबल. और बेसिक वेरिएबल कहाँ मौजूद होते हैं, मेरे सॉल्यूशन में मौजूद होते हैं, नॉन बेसिक सॉल्यूशन से बाहर पड़े होते हैं. हाँ या ना. तो लिखा गया दिस आल्सो रिकॉल्स दैट द वेरिएबल्स xv1, xv2, xvm लिखे are called basic variables, are called basic variables. ठीक, are called basic variables and remaining other, जो और बच गए, and remaining other known as non-basic variable. वैसे मेरा काम ना हो गया. यहाँ से सेंसिटिविटी एनालिसिस की थ्योरम को मक्खन जैसे निकाल सकते हैं. मेरे को सब समझ आ गया ना. इधर से अब आसानी से, मतलब हमको समझ आ गया, तुमको समझ आएगा. ठीक, इतने पर इसको रोको. अब बाकी बातें सेंसिटिविटी की. बस यही थ्योरी थी जो हम रोक करके रखते हैं. ठीक, हाँ, सेंसिटिविटी अभी बात होगी. अभी क्लासेस यूं ही चल लेंगी, अभी थोड़ी ना रुका हुआ है. अब सोमवार को पहले तो तुम लोग उसमें मिलो.